अपन जो जावा मैला ढोने बुरी बास वहाँ बे, काम करने के बदले में बासी रोटी दे। 30 अक्टूबर 2022 यूपी के कानपुर में सीवर टैंक की शटरिंग खोलने के लिए 3 लोग उतरे, जहरीली गैस की चपेट में आए, वहीं मौत हो गई। 6 अक्टूबर 2022 हरियाणा का फरीदाबाद, यहाँ के एक हॉस्पिटल में सीवर टैंक की सफाई करने के लिए 4 लोग उतरे। सभी की उम्र 25 से 30 के बीच। कुछ ही देर में जहरीली गैस की चपेट में आए और 4 जिंदगियां खत्म। 9 सितंबर 2022 दिल्ली के एक आउटर एरिया में सीवर की सफाई करने के लिए एक आदमी उतरा, बेहोश हुआ। देर हुई तो उसे बचाने के लिए एक और आदमी गया, दोनों की मौत। 2 मार्च 2022 महाराष्ट्र का पुणे, 4 लोग एक सेप्टिक टैंक की सफाई करने के लिए उतरे, सभी की ऑन द स्पॉट डेथ। ये घटनाएं दिल्ली समेत 4 राज्यों की हैं। अलग अलग स्टेट्स की घटनाएं बताने का मतलब बस इतना है कि सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान होने वाली मौतें कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ना ही कोई रीजनल इशू है। तब इस पर सक्रिय होने में इतना समय क्यों लगा? और ये तो कुछ इंसिडेंट्स हैं, लाइक अ ट्रेलर ऑफ अ फिल्म। पूरी फिल्म कहीं ज़्यादा भयानक है। मैनुअल स्कैवेंजिंग अर्थात मनुष्य द्वारा मैला ढोना एक शर्मनाक प्रथा है, जिसको रोकने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, बल्कि पूरे समाज और सभी नागरिकों की भी है। बात की शुरुआत करते हैं एक टेक्निकल टर्म की डेफिनेशन से, जो करते हुए लोग सीवर में अपनी जान गंवाते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग, इसका मतलब है सेप्टिक टैंक, सीवर, मैनहोल और ओपन ड्रेन की सफाई। सड़क और सूखे टॉयलेट से पूप हटाने को भी मैनुअल स्कैवेंजिंग या हाथ से मैला ढोना कहा जाता है। अर्जेंसी के चलते ये प्रैक्टिस प्राचीन काल से है। समय और समाज ने इसे एक प्रथा बना दिया, जिस प्रथा का पालन छोटी जाति के लोगों को करना होता है। देश के कुछ इलाकों में तो मैला ढोने वालों को उनकी मेहनत के बदले में रोटियां और अनाज दिया जाता है। आज़ादी से अब तक मैला ढोते हुए तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिन मौतों का किसी तरह हिसाब रख लिया जाता है, पर उनसे कोई खास बदलाव नहीं होता। कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो ये समझने में मदद करेंगे कि ये कितना बड़ा क्राइसिस है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का लेटेस्ट डाटा कहता है कि 1993 से अब तक सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए 971 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। क्या ये नंबर बस इतने ही हैं? क्या ये फिगर सही है? एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है सफाई कर्मचारी आंदोलन। ये हाथ से मैला उठाने की प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए काम करती है। इसके हिसाब से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए अब तक 1876 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी सरकारी रिकॉर्ड से लगभग दोगुनी। सफाई कर्मचारी आंदोलन कहता है कि पिछले 5 सालों में यही काम करते हुए 481 लोगों ने जान गंवाई। वहीं सरकारी रिकॉर्ड्स के हिसाब से बीते 5 सालों में सीवर की सफाई करते हुए 330 डेथ्स हुई हैं। एक आरटीआई रिपोर्ट के हिसाब से 1993 से अब तक जितने लोग सीवर सफाई की भेंट चढ़े हैं, उनमें से 50% परिवारों को कंपनसेशन नहीं मिला है। जितने परिवारों को मिला है, उनमें से कुछ को पूरा यानी 10 लाख का कंपनसेशन नहीं मिला है। इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि मुआवजा बांटने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के अलावा एसोसिएटेड ऑफिसर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, म्यूनिसिपैलिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। सीवर की सफाई करते हुए दम घुटने से ओवरऑल सबसे ज़्यादा 206 डेथ्स तमिलनाडु में हुई हैं, जिसमें 162 परिवारों को ही पूरा कंपनसेशन मिला है। ऐसे ही गुजरात में 156 मामलों में केवल 53 परिवारों को पूरा मुआवजा मिला। वहीं पिछले 3 सालों में सीवर की सफाई करते हुए सबसे ज़्यादा 54 मौतें यूपी में हुई हैं, जिसमें से सिर्फ 30% परिवारों को कंपनसेशन दिया गया। एक बात तो क्लियर है कि अभी जो मैकेनिज्म काम कर रहा है वो इन मौतों का रिकॉर्ड रखने में सफल नहीं है। ऐसे केसेस भी हैं जहां राज्यों में मौतें हुई हैं पर गवर्नमेंट डाटा में उनका नाम ही नहीं है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से
एमपी में 2021 में सीवर की सफाई करते हुए एक भी मौत नहीं हुई थी। नहीं हुई तो ये क्या है? बिहार का केस भी कुछ ऐसा ही था। पिछले 5 सालों में सीवर की सफाई के दौरान बस 2 मौतें, ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ने कहा। जबकि 2019 में ही बिहार के मुजफ्फरपुर में सीवर की सफाई करते हुए 4 लोगों की मौत हुई थी। पश्चिम बंगाल के लिए भी यही क्लेम किया गया कि 2020 से 2021 के बीच एक भी मौत नहीं हुई, पर शहर था कोलकाता और साल वही 2021। सफाई के लिए सीवर में उतरे 4 लोगों की मौत हुई थी। यूपी के लिए भी ठीक ऐसा ही क्लेम किया गया कि 2020 से 2021 के बीच 0 डेथ्स। तो ये नोएडा और अयोध्या में एक मौत की घटनाएं क्या हैं? ये बिल्कुल सही सवाल है। क्यों? आखिर क्यों होती हैं इतनी मौतें? इस सवाल के कई जवाब हैं, या कहा जाए कि जवाबों की पूरी सीरीज है। सरकार को सैनिटेशन वर्कर्स के रिहैबिलिटेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए कानून भी है, पर उसका नतीजा नज़र नहीं आता। अगर सफाई कर्मियों को दूसरा काम मिले तो वो क्यों ही सीवर में जाएंगे? उन्हें पता होता है कि ये करते हुए उनकी मौत भी हो सकती है, फिर भी उन्हें ऐसा करना पड़ता है। दूसरा कारण है तकनीकी उन्नयन की कमी। एग्जाम्पल के लिए, जितने भी विकसित देश हैं वो एजुकेशन जैसे मेजर और पब्लिक हाइजीन जैसे माइनर इशू को लेकर टेक्निकली एडवांस्ड हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। सिर्फ आईटी सेक्टर्स का ग्रो करना, बड़े कॉरपोरेट टावर्स का होना या डे टू डे लाइफ में महंगे गैजेट्स होना ही एडवांसमेंट नहीं है। एडवांसमेंट उनके लिए भी होना चाहिए जो अपने हाथों से हमारा मैला ढो रहे हैं। तीसरा बड़ा कारण है पब्लिक टॉयलेट्स का अनइवन और इरेगुलर कंस्ट्रक्शन। ऐसा होने पर मैनुअल स्कैवेंजर्स का चैलेंज अपने आप बढ़ जाता है। एक और बड़ा फैक्टर है लाइवलीहुड। उनके पास जीवन चलाने का कोई और बेहतर विकल्प ही नहीं है। और सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौतों के लिए जितना केंद्र सरकार जिम्मेदार है, उतनी ही राज्य सरकार। स्टेट गवर्नमेंट्स पुराने टॉयलेट्स का रिनोवेशन नहीं कराती हैं, खास तौर पर जहां हाथ से मैला उठाया जाता है। एक बड़ी दिक्कत यह भी है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की परिभाषा को लेकर भी अलग अलग ओपिनियन है। अक्सर राज्य सरकारें सफाई कर्मचारियों से मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाती हैं। नाली की सफाई और वहां से कचरा उठाने वालों को मैनुअल स्कैवेंजर नहीं मानती हैं। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर कोई रेगुलर और प्रोमिनेंट प्रक्रिया नहीं है। इवन इंडियन रेलवेज में मैनुअल स्कैवेंजर्स की एक बड़ी आबादी काम करती है। इसके बावजूद भारतीय रेलवे 80,000 टॉयलेट्स और 1.15 लाख किलोमीटर ट्रैक साफ रखने के लिए किसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता। इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि यह समस्या पुरानी है, इसलिए कोशिश भी पहले से हो रही थी कि सब ठीक किया जा सके। 1994 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत बनाया गया राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग। यह आयोग देश में सीवर और सेप्टिक टैंक्स की सफाई के दौरान होने वाली मौतों का डाटा रखता है। मरने वालों के परिवारों को कंपनसेशन मिला या नहीं, इसका रिकॉर्ड भी सफाई कर्मचारी आयोग ही रखता है। ये गाइडलाइंस भी जारी कर सकता है, ऑर्डर्स भी दे सकता है, पर इसके पास उन्हें लागू कराने का अधिकार नहीं है। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि रेगुलेशन और एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी राज्य सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। देश के किसी भी कोने में सफाई के लिए किसी सफाई कर्मचारी को सीवर में उतारना पूरी तरह गैर कानूनी है। स्पेशल कंडीशंस में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन उसके पहले लगभग 20 से 25 तरह की गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं। सबसे पहले तो सीवर में उतरने वाले सफाई कर्मी का 10 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए, लिखित अनुमति होनी चाहिए, 2 घंटे पहले सीवर का कैप खोला जाना चाहिए जिससे गैस बाहर निकल जाए, सेफ्टी किट होनी चाहिए, स्पेशल सूट, ऑक्सीजन सिलेंडर, गम शूज, सेफ्टी बेल्ट, मास्क, और ये सब कुछ एक ट्रेंड सुपरवाइजर की मौजूदगी में ही होना चाहिए। मैनुअल स्कैवेंजिंग से जुड़ा एक मशहूर केस था सफाई कर्मचारी आंदोलन वर्सेस भारत सरकार। मार्च 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, 1993 से अब तक सेप्टिक टैंक, सीवर और मैनहोल की सफाई में जितने लोगों की जान गई है, सरकार उनके परिवारों की पहचान करे
और सभी को 10 लाख रुपए का मुआवजा दे। सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग केस में कहा था, कोई भी देश अपने लोगों को मरने के लिए गैस चेंबर नहीं भेजता। आज़ादी के इतने साल बाद भी मैनुअल स्कैवेंजिंग जारी है। इससे पता चलता है कि देश में भेदभाव बना हुआ है। सभी बराबर हैं, पर सरकार सुविधाएं नहीं दे रही है। सितंबर 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा था कि जिम्मेदारी राज्य सरकार की है कि हाथ से मैला उठाने का चलन खत्म किया जाए। मद्रास हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक केस में कहा था, सीवर सफाई के समय कोई मौत होती है तो उसका जिम्मेदार सिविक बॉडीज को माना जाएगा। दुर्घटना हुई तो उन पर ही केस भी दर्ज होगा। अक्टूबर 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा था कि वो इंश्योर करें कि सीवर की सफाई के लिए किसी को न भेजा जाए। ऐसा भी नहीं है कि सरकारों ने इस इशू पर कुछ किया ही नहीं। वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर 2020 को 3 मिनिस्ट्रीज ने मिलकर एक कैंपेन शुरू किया, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। ये एक तरह का अवेयरनेस कैंपेन है जिसका ऑब्जेक्टिव मैनुअल स्कैवेंजिंग को फुली मशीन ओरिएंटेड बनाना है। इन्हीं तीनों मिनिस्ट्रीज ने कलेक्टिवली एक और स्कीम शुरू की है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, शॉर्ट में नमस्ते। इसका भी वही उद्देश्य है, मैनुअल स्कैवेंजिंग में डेथ रेट 0 करना। इसके अलावा स्वच्छता अभियान ऐप है जिसमें उन टॉयलेट्स का डाटा कलेक्शन और जियो टैगिंग होती है जहां हाथ से मैला ढोया जाता है, जिससे उन्हें सैनिटरी टॉयलेट्स में बदला जा सके। ये भी ठीक है, जब एक विसंगति इतने समय से चली आ रही है तब उस पर समाज, संविधान और कानून इतना मॉडरेट क्यों था? नॉट एग्जैक्टली। मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसे संवेदनशील इशू पर नियम और कानून की कहानी बड़ी पुरानी है। 1993 में मैनुअल स्कैवेंजिंग को खत्म करने के लिए पहला कानून बनाया गया, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रीन्स प्रोहिबिशन एक्ट। इस एक्ट की 3 सबसे अहम बातें: मैनुअल स्कैवेंजिंग को एम्प्लॉयमेंट की तरह प्रैक्टिस किए जाने पर पाबंदी। दूसरी बात, मैनुअल स्कैवेंजिंग या हाथ से मैला उठाने पर पूरी तरह पाबंदी। तीसरी बात, ड्राई टॉयलेट्स के कंस्ट्रक्शन पर भी पाबंदी और इन नियमों की अनदेखी पर जुर्माना और जेल दोनों की सज़ा। फिर 2013 में आया प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट। इस एक्ट की 3 सबसे अहम बातें: ये मैनुअल स्कैवेंजिंग के तौर पर किए जा रहे किसी भी काम पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरी बात, हाथ से मैला उठाने वालों और उनके परिवारों के रिहैबिलिटेशन की बात करता है। तीसरी बात, मैनुअल स्कैवेंजर्स को ट्रेनिंग, लोन और घर देने की बात भी करता है। एक और ज़रूरी योजना थी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। इसकी 3 सबसे अहम बातें: मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए 40,000 रुपये तक की फाइनेंशियल हेल्प। दूसरी बात, कम रेट्स पर 15 लाख रुपए तक का लोन और क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी। ये तीनों कानून पर्टिकुलरली मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए बनाए गए हैं। लेकिन एक ऐसा एक्ट भी है जो इसके लिए नहीं बनाया गया, पर मैनुअल स्कैवेंजिंग से होने वाली परेशानियों पर रोक ज़रूर लगाता है। द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। क्योंकि मैला उठाने वाले ज़्यादातर लोग शेड्यूल कास्ट के थे, इसलिए ये एक्ट उनके लिए एक सोशल गार्ड की तरह है। ये तो हुई नियमों की बात। गांधी और अंबेडकर भी हाथ से मैला उठाने का खूब विरोध करते थे। फंडामेंटली ये कस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15, 21, 38 और 42 के प्रावधानों का उल्लंघन है। 25 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने एक लिस्ट जारी की, उन नामों की लिस्ट जिन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया जाना था। राजस्थान के अलवर की उषा चौमर भी लिस्ट में शामिल थीं। ऐसी महिला जिन्होंने 7 साल की उम्र से मैला ढोना शुरू किया, 10 साल की उम्र में शादी हुई, ससुराल में आकर भी यही करना पड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, काम करने के बाद खाने का मन नहीं करता था, लोग अछूत मानते थे। आज वो मैला उठाने वाली हजारों महिलाओं की आवाज़ हैं। तो ऐसे और लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, उन्हें समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि सफाई कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया गया था, उन्होंने महामारी के समय भी अपनी सेवाएं जारी रखी थीं।
पहले की तुलना में सीवर की सफाई के दौरान होने वाली मौतों में कमी तो आई है, पर क्या वो कमी बहुत है? जून 2021 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने बताया था कि हाथ से मैला उठाने की वजह से कोई मौत नहीं हुई, लेकिन सीवर की सफाई के दौरान मौत ज़रूर हुई है। इसके अलावा सामाजिक जागरूकता की सख्त ज़रूरत है। सालों पुरानी मानसिकता को ख़त्म करना चाहिए, जिसके तहत हम सफाई करने वालों को खराब दृष्टि से देखते हैं। इन सबसे बड़ी एक और बीमारी है, जिस बीमारी ने हमें सदियों से घेर रखा है, सामाजिक और जातिगत भेदभाव। अगर जातिगत स्तर पर होने वाला डिस्क्रिमिनेशन रोका गया तो मैला उठाने वालों के हिस्से की कठिनाई भी कम होगी। मैला ढोना छोड़ दो तो सुखी होवे परिवार, छुआछूत और भेदभाव की मिट जावे दीवार, छुआछूत और भेदभाव की मिट जावे दीवार।